Question number 4a part, derive an equation for the radius of nth orbit of electron in hydrogen atom by using Bohr's model. तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर नंबर जो 2 है उसमें आपके पास ये डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, या एनर्जी की डेरिवेशन आ जाती है लॉन्ग में या फिर रेडियस की, तो इसको आपने बहुत अच्छे से करना है। और डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले आपने कोई ना कोई जो है वो आपने थ्योरी में लाइंस लिखनी है ताकि आप बता सकें कि हम जो है वो डेरिवेशन में क्या करने वाले हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली जो है वो डेरिवेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो उसमें उनके जो है वो मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो आप देखें, आप बेसिकली आप क्या चाह रहे हैं, आपने रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है। मीन्स कि ये न्यूक्लियस है, ये आपके पास कोई भी एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जो है वो आर है। तो यही चीज़ हमने जो है वो थ्योरेटिकल फॉर्म में भी लिखनी है कि कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मैस m, जिसका मैस m है, एंड चार्ज e मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r विद वेलोसिटी v एंड द न्यूक्लियस ऑफ चार्ज ZE²। अब न्यूक्लियस का चार्ज जो है वो ZE² है। मीन्स के ये चार्ज ऑन प्रोटॉन है और जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उनको उसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस आ जाएगा। ठीक है, तो Z एटॉमिक नंबर है और E+ जो है वो चार्ज ऑन प्रोटॉन है। तो अब हम यहाँ पर इसको ड्रॉ भी करेंगे। ठीक है, डेरिवेशन से पहले, स्टार्ट करने से पहले ये बिल्कुल एक ऑर्बिट ड्रॉ किया हुआ है, ये रेडियस शो हो रहा है, ये जो है वो आपके पास न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो शो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आपके पास चार्जेस हैं, पॉजिटिव न्यूक्लियस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है उनके दरम्यान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन उसी के इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रही होती है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स के बिल्कुल बराबर लेकिन ऑपोजिट होती है। तो उसको हम जो है वो यहाँ पर mv²/r से शो करेंगे। और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से सर्कल में मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी का जो वेक्टर है वो इस तरफ हम शो करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स इज, तो ये उनके दरमियान में, जैसे कूलम्स कहता है कि फोर्स इज़ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनके चार्जेस के मैग्नीट्यूड के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। और जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हम इक्वालिटी का साइन लगाते हैं और साथ जो है वो कांस्टेंट लगाते हैं। तो कांस्टेंट यहाँ पर लगता है 1/4πe0। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वो mv²/r है। अब ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होती हैं और इस वजह से एक दूसरे को बैलेंस करेंगी। दीज टू फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंड बैलेंस ईच अदर। सो अब हम इनको बैलेंस कर लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है हम रेडियस को डिराइव करने की तरफ जाएंगे। अब बेसिकली देखें, यहाँ पर एक आर है, यहाँ पर 2r है, एक आर कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक आर आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, mv², और mv² को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे दूसरी तरफ, और इसको जो है वो हम राइट साइड ऑफ द इक्वेशन पे ले आएंगे। तो r हमारे पास आ जाएगा, r = ZE²/4πe0 mv²। अब क्या है कि जब भी हमें जो है वो किसी भी रेडियस का, यानी इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, जिस भी ऑर्बिट में है, ठीक है, उसका अगर हमें रेडियस फाइंड आउट करना है तो हमें वो इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है हमें वो पुट करनी पड़ेगी, तो जो कि एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इस वजह से अभी हम इस रेडियस की इक्वेशन को यहाँ तक नहीं रखेंगे, बल्कि इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और हम इसमें क्या करेंगे, कुछ v² की ऐसी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे ताकि हमें वेलोसिटी पुट ना करनी पड़े। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं कि हम क्या करेंगे। नाउ वी कंसिडर एंगुलर मोमेंटम, यानी अकॉर्डिंग टू नील बोहर ने क्या कहा था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसका कोई ना कोई मोमेंटम होता है ना। ठीक है, क्योंकि उसका मास है, वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, और सर्कल में मूव कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम है। तो वो एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, nh/2π के इक्वल होता है। ठीक है, तो यानी हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा था उसका एक पर्टिकुलर जो है वो एंगुलर मोमेंटम होता है। तो अब हम उसको देख लेते हैं, mvr = nh/2π। अब इसमें से हम v की निकाल लेंगे अगर वैल्यू, तो m और r को जहाँ पर दूसरी साइड राइट साइड ऑफ द इक्वेशन में हम डिवाइड कर देंगे, फिर v की स्क्वायर ले लेंगे, तो सब पूरी इक्वेशन की स्क्वायर ले लेंगे तो v का स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि हमें जो हम पीछे इक्वेशन कर रहे थे तो उसमें हमें v का स्क्वायर पुट करना है, ये देखें ना, v का स्क्वायर पुट करना है ना, तो इसीलिए हमने उस इक्वेशन में भी v का स्क्वायर ले लिया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स।
तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। अब नाउ पुट दीज वी स्क्वायर वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखें जब हम डिनोमिनेटर में कुछ पुट करते हैं ना तो वो इस तरीके से होता है, जैसे अगर हम यहाँ पर वी स्क्वायर की जगह पुट करेंगे जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई ई नॉट एम। अच्छा, अब वी स्क्वायर की जगह यहाँ पर पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू नीचे पुट होगी, ठीक है। मीन्स के एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप 1 लिख रहे हैं, ठीक है। 1 ओवर वी स्क्वायर में हमने वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। अब देखें जो ये जो आपके पास डिवाइड होता है, डिवाइड के नीचे अगर एक और डिवाइड आ जाए तो बिल्कुल जो है वो नंबरेटर में शिफ्ट हो जाता है, यानी 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर जो है वो बिल्कुल टॉप पे चला जाएगा और एन स्क्वायर एच स्क्वायर जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। देखें इसको, ये देखें इसको, इस तरीके से हो गया ये स्टेप, ठीक है। डायरेक्टली भी कर सकते हैं और आप उस तरीके से एक स्टेप जैसे मैंने एक्स्ट्रा किया उस तरह करके भी कर सकते हैं। अब क्या है यहाँ पर कि आपके पास ये जो आर था इधर एक आर के साथ कट जाता है, ठीक है। और यहाँ पर राइट साइड ऑफ द इक्वेशन में जो एक आर है वो जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये नंबरेटर में है तो इधर ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। 1 ओवर आर की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें आर फाइंड आउट करना है तो हम इस पूरी इक्वेशन को जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास आर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय जेड ई स्क्वायर एम और पाई। अब देखें अब इसमें क्या क्या चीज़ें, एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है, एच भी प्लांक्स कांस्टेंट है, जेड जो है चार्ज ऑन दैट यानी एटम का जो भी चार्ज होगा, एटॉमिक नंबर होगा। अब हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो 1 होगा, हीलियम की बात कर रहे हैं तो 2 होगा, ठीक है। और ये जो चार्ज होता है पॉजिटिव या नेगेटिव वो भी कांस्टेंट होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट होता है और पाई भी कांस्टेंट होता है। तो बेसिकली इसमें सिर्फ आपके पास 2 चीज़ें जो चेंज हो सकती हैं कि आपने किस ऑर्बिट का जो है वो रेडियस फाइंड आउट करना है और किस एलिमेंट का कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का कर रहे हैं तो जेड को 1 लिखेंगे और अगर आप हीलियम का कर रहे हैं तो जेड को 2 लिखेंगे। तो जब भी आपके पास अब इसका क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आपने ये इन तमाम कांस्टेंट्स को अगर आप साइड पे कर दें, ठीक है, जैसे यहाँ पे है ई नॉट एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम और पाई, ठीक है, ये कांस्टेंट साइड पे हो गए। और दूसरी साइड पे हमारे पास हो जाएगा एन स्क्वायर ओवर जेड, ठीक है, और ये हमारे पास एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा, ठीक है। इन सब कांस्टेंट्स की वैल्यू लगाई तो 0.529 आंसर आ गया, ठीक है, और एन स्क्वायर ओवर Z। अब आपने प्रॉपर ये वाली R की वैल्यू लगाया करें, ठीक है। अगर हाइड्रोजन आ जाए तो Z की 1 लगा दें, हीलियम आ जाए तो Z की 2 लगा दें। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो हमेशा जब भी उनको रेडियस कैलकुलेट करना होता है वो एकदम से यही लगाते हैं R = 0.529 एन स्क्वायर, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। वो Z को बिल्कुल ही निकाल देते हैं। तो अगर क्वेश्चन हीलियम से रिलेटेड आ जाएगा या लिथियम से रिलेटेड आ जाएगा तो आपका रेडियस का आंसर कभी भी ठीक नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम Z के को जब हम 1 पुट करते हैं तो फिर हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से आ जाता है कि ये पूरे कांस्टेंट्स जो हैं वो 0.529 एंगस्ट्रॉम के इक्वल आ जाएंगे और हमारे पास इक्वेशन जो है वो हाइड्रोजन के लिए ये बन जाएगी, ठीक है, एन स्क्वायर इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और अगर आपने किसी और के लिए लिखनी है तो एन स्क्वायर ओवर Z और 0.529 एंगस्ट्रॉम लिखनी है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ तक हमने इसकी डेरिवेशन बहुत अच्छे से कर लिया, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये एग्जाम्स में भूले नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बहुत ही इजी है, सिंपल है और बहुत से पेपर्स में ये रिपीट भी हुआ है। 3 आपने सिंपल इसके लिखने हैं डिफेक्ट्स, क्योंकि 3 मार्क्स का तो 3 ही डिफेक्ट्स लिखने हैं, ठीक है। बोहर्स एटॉमिक मॉडल इज एप्लीकेबल टू 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड कैन नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन्स और पोली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। जैसे अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है तो ये इसको एक्सप्लेन करता है। अब हीलियम है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जब हीलियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर देता है और हीलियम आयन में चला जाता है तो ये भी मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बन जाता है। अब बोहर जो है वो हीलियम आयन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है कि जब हम उसको एनर्जी देंगे, हीट देंगे और वो उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड होके हायर ऑर्बिटल्स में चला जाएगा, हायर एनर्जी लेवल्स पे जाएगा और फिर डी एक्साइट होगा तो एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ
लाइट या रेडिएशंस एमिट करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए एक्सप्लेन करता है, ठीक है। जैसे लिथियम है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन अगर लिथियम 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने लॉस कर दे तो Li+2 फॉर्म में ये मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बन जाता है, और बोहर इसको अच्छे से इसकी जो स्पेक्ट्रम है उसको एक्सप्लेन कर सकता है। अदरवाइज़ ये सिंपल लिथियम एटम में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके स्पेक्ट्रम्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सेकेंड इसका ड्रॉबैक क्या था कि बोहर्स थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम जीमन इफेक्ट कहते हैं, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम स्टार्क इफेक्ट कहते हैं, ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स। यानी एक एटम है, ठीक है, और उसकी हम एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन से जो स्पेक्ट्रा बन रहा है उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन यही काम हम इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करेंगे तो वो जो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होती है उसको भी बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में यही स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उसमें जो उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस स्पेक्ट्रम आता है, ठीक है, स्पेक्ट्रम आता है, उसकी जो फाइन लाइंस हैं जो फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं, तो उसको भी जो है वो बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो बोहर थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज जीमन इफेक्ट, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज स्टार्क इफेक्ट ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपको याद होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट हम स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारे पास इफेक्ट होता है उसको स्टडी करते हैं तो वो कौन सा इफेक्ट होता है, ठीक है। लास्ट में हमारे पास है थर्ड डिफेक्ट, बोहर्स थ्योरी सजेस्टेड सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बोहर ने कहा कि सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है around the nucleus of hydrogen atom, but it is proved that motion of electron is not a single plane but it takes place in 3-dimensional space, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि जैसे आपके पास एक बॉल होती है ना, बॉल, ठीक है, छोटी सी आपने अगर बॉल पकड़ी हुई है तो उसकी सारी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सिंपल ऐसे, अगर आपके हाथ में कोई रॉड है तो रॉड की फॉर्म में वो इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। पूरी बॉल का जो सरफेस है उस पर सब तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है सर्कल फॉर्म में मूव कर रहा होता है। तो ये 3-dimensional स्पेस में है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, जो कि बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट, एक्सप्लेन एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन विद रेफरेंस टू sp हाइब्रिडाइजेशन इन इथाइन। जब अब भी आपको हाइब्रिडाइजेशन का बताया जाए कि हाइब्रिडाइजेशन कर दें, जैसे अब इथाइन है तो इथाइन में आप बताएं कि इस तरीके से आप पहले इसको ड्रॉ कर लें, ठीक है, और अब इसमें कहें कि ईच कार्बन इन इथाइन हैज़ 2 surrounding atoms and no lone pair of electrons, so it require 2 hybrid orbitals for bonding। यानी इनको बॉन्डिंग के लिए कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए, 2 चाहिए। सो इट दैट्स वाई इट विल अंडरगो sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये एक लाइन आपने लिखनी है क्योंकि मैं ऑलरेडी पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुकी हूँ कि आपने हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करनी है, सराउंडिंग एटम से चेक करनी होती है और लॉन पेयर से चेक करनी होती है, और उनको जब ऐड करेंगे तो आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जाएंगे दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द बॉन्डिंग, ठीक है। तो अगर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिक्वायर हैं तो s और p हाइब्रिडाइजेशन होती है। अगर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जाते हैं तो s और p2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और अगर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का आंसर आता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। एक लाइन में ये लिख के और फिर आपने उसकी हाइब्रिडाइजेशन करनी होती है। तो ये ऑलरेडी रिपीट हो चुका है बहुत डिटेल में, 2014 के फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, आप ये लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी शी, ठीक है। हाउ कैन इट बी यूज टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो आपने नेशनल बुक फाउंडेशन में भी पढ़ा हुआ है, उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पढ़ी हुई है, ठीक है। लेकिन ये जो सेकंड पार्ट है ना कि इसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैसे यूज़ करेंगे ताकि हम कॉपर की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकें, तो ये आपके पास KPK में से ये क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है। तो इसलिए आप इसको यहाँ अच्छे से ध्यान से कर लें क्योंकि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर है उसमें से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या जो है हम कॉपर और जिंक की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कैसे करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये आ सकते हैं फाइनल पेपर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिख लेते हैं
कि वो है क्या, द रिलेटिव हाफ सेल पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड। रिलेटिव का मतलब होता है कि किसी के साथ जो हम कंपेयर करके करते हैं ना, ठीक है। यानी अब हमारे पास ये कॉपर है या जिंक है या कोई भी और इलेक्ट्रोड है, तो इसकी रिलेटिव हाफ सेल पोटेंशियल, इसका मतलब है इसको हमने किसी के साथ कंपेयर करना है ना, तो इसकी कॉपर या जिंक की जो रिलेटिव हाफ सेल पोटेंशियल है, ठीक है, ऑफ एनी इलेक्ट्रोड कैन बी डिटरमाइंड बाय कपलिंग इट विद द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये आपने सबसे पहले बता दिया कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोड की अगर हमने रिलेटिव हाफ सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है तो उसको हमें कपल करना पड़ेगा विद द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले इसकी एक कंस्ट्रक्शन बता दें कि कंस्ट्रक्शन में इसमें क्या होता है कि प्लैटिनम फॉइल होती है कोटेड विद फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम, यानी आपके पास प्लैटिनम फॉइल होगी, उसके ऊपर वो बनी भी प्लैटिनम से है लेकिन उसके ऊपर भी फर्दर भी प्लैटिनम जो है वो कोट हुआ होता है ज़्यादा सारा। ठीक है, सराउंडेड बाय अ हाइड्रोजन गैस। अब उसमें हमने क्या करना है कि इसको यहाँ से वायर से हम बांधेंगे, ठीक है, और यहाँ से हमने इसको एक ट्यूब जो है वो इसके ऊपर लगा दी होती है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो एंटर होती है और जाकर इसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाती है। ठीक है, फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम के ऊपर ये हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हो जाती है। ठीक है, एक चीज़ होती है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब होता है कि अंदर तक पेनिट्रेट कर जाना, लेकिन अगर सरफेस पे ही कोई चीज़ जो है वो जा रही है, सरफेस तक ही जा रही है, तो इसका मतलब है वो एडजॉर्ब हो रही है सरफेस के ऊपर। ठीक है, it consists of platinum foil coated with finely divided platinum surrounded by hydrogen gas at 1 atm pressure in contact with 1 molar HCl। और इसको इस पूरे अभी जो आपने इलेक्ट्रोड बनाया है इसको आपने डिप कर देना है, किस में डिप कर देना है, 1 मोलर HCl सोल्यूशन में। ठीक है, अब आपके पास, और ये टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है जिसको हम केल्विन में 298 केल्विन कहते हैं। ठीक है, तो वर्किंग कैसे होगी इसकी, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, जब गैस एंटर होगी और वो जो फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम है उसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगी, तो जो हाइड्रोजन आइंस हैं HCl सोल्यूशन में विल बिकम इन इक्विलिब्रियम विद द हाइड्रोजन गैस। ठीक है, उन दोनों के दरमियान में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि जो हाइड्रोजन गैस आ रही है वो जब उसके ऊपर एडजॉर्ब करेगी तो वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी और लॉस करने के बाद आइंस सोल्यूशन में चली जाएगी। ठीक है, और जो सोल्यूशन में आइंस पड़े हुए हैं वो जो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे उनको गेन करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस इसी तरह से फॉरवर्ड रिवर्स चलता रहेगा और नेट पोटेंशियल इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की नेट पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, ये देखें इसकी कंस्ट्रक्शन में ये प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर प्लैटिनम ब्लैक जो है वो ऊपर और कोटिंग भी की हुई है। ठीक है, और इसके ऊपर फर्दर ये हमने ग्लास का जो है वो ट्यूब लगा दी है और इसको प्लैटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड को हमने प्लैटिनम वायर से होल्ड किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से इनलेट जो है वो हाइड्रोजन गैस एंटर होगी और उसका प्रेशर 1 atm होगा। तो इसको आपने डिप कर देना है 1 मोलर HCl सोल्यूशन में। तो ये आपका कितनी इजी और सिंपल सी कंस्ट्रक्शन हो गई है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ से जो गैस आएगी H2 इसके ऊपर एडजॉर्ब होगी तो इलेक्ट्रॉन लॉस करके सोल्यूशन में आएगी और सोल्यूशन के हाइड्रोजन आयंस जो है वो इसके पास जाएंगे और इसे इलेक्ट्रॉन लेकर और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इनके दरम्यान में इक्विलिब्रियम रहेगा। अब इसको आप देख लें, इसकी एक्सप्लेनेशन में कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हमने देख ली है। ठीक है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज आर्बिट्रेरीली टेकन एज ज़ीरो एट ऑल टेम्परेचर्स। ठीक है, यानी हम कह रहे हैं कि इसको हमने रेफरेंस कंसिडर कर लिया और इसकी अपनी पोटेंशियल ज़ीरो है। ठीक है, अच्छा, बाय कन्वेंशन द हाफ सेल पोटेंशियल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आर डिफाइंड एज ज़ीरो। यानी हाइड्रोजन की क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और हाइड्रोजन आइंस में जाता है और हाइड्रोजन आइन की रिडक्शन होती है। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो बाय कन्वेंशन हम क्या करते हैं, द हाफ सेल पोटेंशियल ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आइंस आर डिफाइंड एग्जैक्टली एज 0 वोल्ट्स। और लास्ट में आप इसका पॉइंट लिखेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन एक्ट एज कैथोड और एनोड। ये दोनों बिहेव कर सकता है। अब डिपेंड करता है कि आपने इसको किसके साथ अटैच किया, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड विद विच इट इज़ कनेक्टेड टू कंप्लीट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है,
नेक्स्ट जो आपके पास है, आपने इसके स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कैथोड पे जो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, रिडक्शन हो रही है कैथोड पे, तो वो लिख लेनी है। रिडक्शन में हाइड्रोजन आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और गैशियस हाइड्रोजन में चले जाएंगे, और इसकी ये देखें रिडक्शन की हमने इक्वेशन लिखी है, उसका पोटेंशियल 0 है, ठीक है। इसी तरह आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज अ एनोड, और उसकी एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है और वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके हाइड्रोजन आयंस में जाता है, और वो भी हमने जो है वो 0 ली हुई है, ठीक है। ये दोनों रिएक्शंस आपको लिखने आने चाहिए। अब सेकंड पार्ट जो इसका था कि हमने मेजरमेंट करनी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, तो वो कैसे करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर कैन बी मेजर्ड बाय गैल्वानिक सेल इन विच कॉपर इलेक्ट्रोड इज कपल्ड विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये आपको गैल्वानिक सेल का पता है कि इसमें हम क्या करते हैं, 2 बीकर्स लेते हैं सेपरेटली और उनको सॉल्ट ब्रिज से अटैच करते हैं, और एक में अगर हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया है या कॉपर ले लिया है, तो दूसरी साइड पे हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लेना है, ठीक है। उसको इसी तरीके से आपने जैसे ग्लास फॉर्म में बनाया था उसी तरीके से बनाना है, ठीक है, ताकि पता चले कि ये एक साइड पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और दूसरी साइड पे जो है वो हमने कॉपर लिया हुआ है। तो होता क्या है कि कॉपर इलेक्ट्रोड को आपने डिप करना है 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ इट्स आइंस, कॉपर सल्फेट आइंस। हाइड्रोजन को हमने किस में डिप किया हुआ था, HCl आइंस में, 1 मोलर HCl आइंस में, और कॉपर को कॉपर सल्फेट आइंस में हमने डिप करना है। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस द वोल्ट मीटर रीड 0.34 वोल्ट्स। अब जो हमने जब उसको जोड़ते हैं, ठीक है, और सॉल्ट ब्रिज के साथ, और यहाँ पर आपके पास ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है अगर, ठीक है, और यहाँ पर वोल्ट मीटर होता है, ठीक है, तो वो 0.3 वोल्ट उसमें आ रही है, ठीक है, पोटेंशियल आ रही है। तो अब यहाँ पर ये जो वोल्ट मीटर होता है ना, इसकी नीडल जो है ना उसकी वो डिफ्लेक्शन शो करती है। जिस तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगी, ठीक है, जिस तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगी वो ये बताएगी कि इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं। अगर इस तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगी तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। डिफ्लेक्शन से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रोड से कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस द वोल्ट मीटर रीड 0.34 वोल्ट्स एंड द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल ऑफ द वोल्ट मीटर इज इन सच अ डायरेक्शन दैट as it indicates that the hydrogen has greater tendency to give off electrons than copper। यानी अब वो ये बता रहा है कि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड था उससे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं कॉपर के इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है। यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन से जा रहे हैं तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन होगी, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कॉपर उसकी रिडक्शन होगी, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ से पता चल रही है। तो तो कॉपर विल अंडरगो रिडक्शन एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। अब देखें कितना इजी था, 4 पॉइंट्स थे और कितना सिंपल। सबसे पहले हमने इसमें बताया कि गैल्वानिक सेल को आप यूज़ करेंगे अगर आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर फाइंड आउट करनी है, तो आपने गैल्वानिक सेल को यूज़ करना है जिसमें आपने कॉपर इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कपल करेंगे, ठीक है। और कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप करना है इन 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस में, और फिर जब हम स्टैंडर्ड कंडीशंस में इसको जोड़ देंगे, ठीक है, दोनों सेल्स को आपस में, तो जो वोल्ट मीटर है उसकी रीडिंग 0.34 आएगी, और उसकी जो नीडल की डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल, ठीक है, उसकी जो डायरेक्शन है वो हमें बता रही है कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड। सो हाइड्रोजन विल अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड कॉपर विल अंडरगो रिडक्शन। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसको आपने जो है वो बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ पर है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आपने इसी तरीके से, ये जो ग्लास का ये चीज़ शो की हुई है ना, इस तरह शो करना है, ऐसे सिंपल ऐसे करके नहीं शो कर देना ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इसमें हम एंटर कर रहे होते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन आपने बता दी, ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये एनोड एक्ट करेगा, इस पे आप लिख दें ये एनोड एक्ट करेगा, और ये कैथोड, ये बल्कि लिखा हुआ भी है, ठीक है, ये एनोड एक्ट कर रहा है, ये कैथोड एक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये मैंने पिछले उसमें भी बताया था वीडियो में भी कि जो गैल्वानिक सेल का एनोड होता है वो नेगेटिव इन नेचर होता है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो उनकी डेंसिटी की वजह से ये नेगेटिव इन नेचर होता है, और इसका जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव इन नेचर होता है। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पहुँचते हैं एकदम से जो कॉपर आइंस हैं वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास था कि हमने इसको किस तरह से मेजर किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो ये आपके पास जो है वो डायरेक्टली आपकी इस बुक में तो नहीं है, लेकिन केपीके और बलूचिस्तान में ये दिया हुआ है, और उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, सिंपल आपको बताया है
कि जो भी सॉल्यूशंस राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं एट ऑल कंसंट्रेशंस एंड टेम्परेचर रेंजेस, तो उनको हम आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं, और वो सॉल्यूशंस विच डू नॉट ओबे राउट्स लॉ फॉर ऑल द कंसंट्रेशंस एंड टेम्परेचर रेंजेस आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, और राउट्स लॉ जो है वो उसकी आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि राउट्स लॉ है क्या, वो 3 वेज में जो हमने ऑलरेडी पिछले पेपर्स में डिस्कस कर लिया है कि राउट्स लॉ कैन बी डिफाइंड इन 3 वेज। तो ये इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, आप उन 3 लाइंस में उन डेफिनेशंस को लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या था कि वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, एक ये स्टेटमेंट थी, और एक स्टेटमेंट थी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, और एक थर्ड थी कि रिलेटिव लोअरिंग, यानी जिसमें पी नॉट के साथ भी कर रहे हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो ये देखें, तीनों स्टेटमेंट्स मैंने आपको मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिख के और स्टेटमेंट की फॉर्म में भी बता दिए हैं। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट डिफाइन बफर सॉल्यूशन। तो ये ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, 2013 के फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट आया था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने 2014 का जो सेकंड पेपर है उसका सेक्शन सी कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। 2014 का पेपर, दोनों पेपर्स जो हैं, फर्स्ट पेपर भी और सेकंड पेपर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर इंतहाई जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा पूछे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर लिया। अच्छा, अब उसके बाद आपने इसको मेमोराइज भी करना है, नोट्स में आपने देखना है कि इन क्वेश्चंस को हमने अटैम्प्ट कैसे करना है, ताकि अगर इनमें से डायरेक्टली क्वेश्चंस उठा के आपके पेपर में आ जाते हैं तो आपकी मिस्टेक ना हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।